ये मोटर पर चलने वाला हल है, ट्रैक्टर। एक तो पूरा प्रोविडेंट फंड का पैसा आपने इस सूखी जमीन में डुबो दिया, जिसमें कुछ भी उगाना मुश्किल है, और अब आप इसमें खेती भी करेंगे। आप नहीं, हम, तुम और मैं मिलकर इस जमीन को सींचेंगे, मिलकर जोतेंगे, एक से एक बढ़िया सब्जी उगाएंगे। एक 3 व्हीलर टेम्पो ले लेते हैं, पास वाले ढाबे में, होटलों में सप्लाई करते हैं। बहुत कमाई है, हाँ, पर मेहनत भी बहुत है। पापा, अब आप रिटायर हो चुके हो, आपको आराम करना चाहिए। ये सब लेकर बैठ गए आप? बेटा, मैं गवर्नमेंट की कैश वैन की सिक्योरिटी की नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, मेहनत से नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम करता रहूँगा। एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है। ये ज़मीन सोना है बेटा, और इस ज़मीन पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो जीता जाता है बेटा। पापा, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, सिर्फ इसलिए आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया? नहीं, इसलिए क्योंकि किसी और चीज में भी तूने अच्छा होने की कोशिश नहीं की। मम्मी, यार, पापा के सर पे अभी कौन सा नया भूत सवार हो गया है? वही भूत जो तुझ पे सवार था 10वीं क्लास में। इतनी क्लास जाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ था तू। आपने भी प्रॉमिस किया था कि मैं पास हो जाऊं तो बाइक लेकर देंगे, दी आपने? नहीं लेकर दी, क्योंकि उसके बाद तूने पढ़ाई करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कोई जवाब है? नहीं है ना? तो फिर अपने पापा से भी ऐसे सवाल मत किया कर। मम्मी, पापा मुझे खुद का कभी कुछ करने ही नहीं देते, वो हमेशा बकवास मत कर संजय। देख अपने पापा को, रिटायरमेंट के बाद भी कितना जोश है उनमें काम करने के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि गांव में खेती करेंगे, और तू भी बहस मत किया कर, हाथ बटा उनका। मैं ना घर छोड़कर भाग जाऊंगा, बता रहा हूँ आपको। तो भाग जा, और जाने से पहले ना तारीख बता देना, ताकि मैं और तेरे पापा भी कहीं घूम आए। मुझे लगता है तुम दोनों मेरे असली माँ बाप हो ही नहीं। अड़ियल है, जिद्दी है मेरा बेटा संजय। एक हद तक गलती हमारी है, इकलौता है तो लाड़ प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया। मनमानी करता तो भी हम रोकते टोकते नहीं, कटी पतंग की तरह यहां वहां उड़ रहा था। पर हमने कभी भी ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि एक न एक दिन उसे जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। बस उसे जिंदगी में एक चुनौती दिखनी थी या दिखाई जानी थी। आज तक एक भी दिन खेत पे नहीं आया तू? मैंने कब कहा था कि मैं आऊंगा? पापा का हाथ नहीं बटाएगा, बस पूरा पूरा दिन तफरी करेगा। निकम्मा हूं ना मैं? तुमने तो कहा था कि घर छोड़कर भाग जाओ। अच्छा, भागा तो नहीं अब तक, यहीं पे हो? ओ पापा, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ इसलिए मैं घर छोड़कर भागूंगा नहीं। अबे जाओ यार, भागोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी 2 रोटी कमाने के लिए, ताए ताए फिस हो जाएगी। मैं मेहनत से नहीं डरता, ओके? अच्छा, मेहनत करोगे, अपने खेत में कमर झुका के 2 किलो भिंडी तक नहीं तोड़ पाओगे। वो तो छोड़ो, एक दिन खेत में पानी तक नहीं छोड़ पाओगे, तुम क्या भागोगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। कुछ करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और ये राजकुमार, सुबह 8 बजे से पहले इनकी आंख खुल गई ना तो पूरे गांव में जाकर लड्डू बांटूंगी मैं। ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते बे? 3 साल का मुन्ना नहीं है तू, 17 साल का घोड़ा हो गया है। हाँ, 17 का घोड़ा हो गया ना मैं। दिखाता हूँ मैं भागते कैसे, दिखाता हूँ क्या हो पाता है मुझसे। तारा, मैं खेतों पे जा रहा हूँ। सुनिए, संजय कमरे में नहीं है। अरे वो संदीप या रजत के घर रुक गया होगा रात को। रात को 12 बजे वो घर आया था, फिर सोने चला गया, लेकिन अभी कपड़े तो यही हैं, उसको फोन किया था। हाँ, बंद है। कहीं सच में तो नहीं भाग गया? अरे नहीं नहीं, भागने के लिए पैसे लगते हैं। कहीं तुमसे तो पैसे नहीं लिए? नहीं, मैंने नहीं दिए। और देखिए ना, बिस्तर भी जो का त्यों है, लगता है रात भर सोया भी नहीं। मैं वो संदीप और रजत के घर जाके देखता हूँ। मुझे इतना पता था कि संजय ऐसे भागकर हम लोगों को इस तरह परेशान तो कभी नहीं करेगा, लेकिन मेरी चिंता बढ़ती गई जब मुझे संजय उसके दोस्त संदीप और रजत के घर नहीं मिला। उस वक्त समझ नहीं पा रहा था मैं कि कहां ढूंढूं संजय को।
मुझे इतना भरोसा था कि संजय भले जितना भी खफा हो हमसे, भागना होता भी तो बोलकर भागता। तभी मेरा फोन बजा। हाँ संजय, कहाँ हो तुम? रात भर घर पर नहीं थे? मैं घर पर ही था। अरे अब कहाँ हो? क्यों? अब क्यों पड़ी है मेरी? बेटा ऐसे भी क्या तुम? बोलो ना, कहाँ हो तुम? पापा, मैंने ना आपके खेत पर धावा बोल दिया है। धावा? क्या मतलब? संजय, संजय, हाँ पापा, भिंडी, टमाटर, गोभी सब खेतों से तोड़कर छांट कर मैंने तैयार रखी है। आपको बस मार्केट ले जानी है। और हाँ, खेतों में पानी भी छोड़ दिया है मैंने। हाँ देखा मैंने। और हाँ, कभी आप अपना वो ट्रैक्टर भी मुझे चलाना सिखा देना। आगे से वो भी मैं ही कर दूंगा। तू चल आजा, अभी सिखा देता हूँ, चल। कहाँ क्या घुस गया था संजय के दिमाग में मुझे नहीं पता चला, लेकिन उस दिन के बाद रोज चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा संजय सुबह 5 बजे उठकर खेत पर पहुंच जाता। एक दिन भी नहीं चूकता। देखते देखते संजय पूरा खेत का काम खुद से संभालने लगा और मैं चंचलगढ़ और आसपास नए ग्राहक ढूंढने लगा। कैश ट्रांसफर वैन की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से रिटायर होने के बाद गांव में जब मैंने जमीन खरीदी और खेती शुरू कर दी, कई लोग पीठ पीछे खूब हंसे थे, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। दुख सिर्फ इस बात का रहा था कि मेरा अपना बेटा संजय भी नाखुश था। पर अब मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण संजय था। वो साल भर में इतना बदल गया था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। रात को बिजली ज्यादा देर तक रहती, इसलिए खेतों में पानी देने के लिए अक्सर संजय वहीं खेत पर ही रुक जाता। वहां का कमरा अब उसका अपना कमरा हो गया था। अब हमने भी हमारा वादा पूरा किया। संजय को एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद कर दी। मेरा बेटा अब एक जिम्मेदार जवान किसान बन गया था। जिम्मेदार। जब इतना जिम्मेदार बन गया था तो फिर क्यों? 2 साल बाद यह सवाल मैं बार बार खुद से पूछता, तो फिर क्यों? क्यों बेटा, क्यों? इस सवाल का जवाब मुझे संजय से कभी नहीं मिलने वाला था। ताऊ जी, हाँ, मैं बुआ को लेने जा रहा हूँ। हाँ बेटा बेटा, ठीक है। दो गोलियों के बाद फिर से गोलियां लोड करनी पड़ती हैं। हाँ परमार, विक्टिम को एक ही गोली लगी थी, 12 बोर की रही हो। मौत कितने बजे हुई होगी? बॉडी को यहाँ लाने के 7-8 घंटे पहले। मतलब 12 से 1 के बीच में। हाँ। रोज की तरह विक्टिम ने घर पर डिनर किया, उसके बाद वो खेतों वाले कमरे पर चला गया जहां ये अक्सर सोया करता था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग हुई है, इतने करीब से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि झड़प के कोई निशान नहीं। क्राइम सीन पर भी कोई उथल पुथल नहीं है, सिर्फ दीवार में 2 गोलियां लगी। अगर कोई झड़प नहीं हुई है, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है, तो भी 2-2 गोलियां निशाना कैसे चूके? शंकर जी, आपको कुछ तो बोलना होगा। आपका बेटा मारा गया। आपको या आपकी पत्नी को या दोनों में से किसी एक को कुछ तो बात करनी होगी। वक्त निकला जा रहा है शंकर जी। आप उस सुबह खेत पर गए, देखा संजय की लाश पड़ी हुई। शंकर जी, इसके आगे हमें कुछ तो लीड चाहिए। हमें भी आज सुबह ही पता चला और जैसे पता चला वहां चले गए। घनश्याम जी, शांति जी, शंकर जी का खेत आपके घर से सबसे करीब है। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? 3-3 गोलियां चली, गोलियों की आवाज भी नहीं सुनाई दी। मैडम, आपने कहा कि गोली 12 से 1 के बीच रात को चली। उस समय तो हम सो रहे थे
और उस समय टीवी पे भी कुछ नहीं आता है। हाँ, 11 बजे तक हम लोग जागे हुए थे, मगर उस समय तक तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दिलीप, जी मैम। उस तरफ जितने भी घर हैं एक एक से पूछताछ करो। ओके। मैं इधर पूछती हूँ। जी। यार गोली मारती संजय को। यार लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई थी क्या? शंभू काका कह रहे थे कि दुनाली बंदूक से मारा है। रजत, कहीं ये वही लोग तो नहीं? तू ठीक कहता संदीप, पुलिस को बताना बनता है यार। जो भी आया था वो आपके बेटे संजय का कत्ल करने के इरादे से ही आया था। तो कोई वजह रही होगी, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कुछ भी। सिर्फ 19 साल का था मेरा बच्चा। 19 साल की उम्र में किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो? राजू, सुनिए राजू, सुन। तो राइफल कहाँ है? कौन सी राइफल सर? वही राइफल जिससे तुमने संजय राठौड़ का कत्ल कर दिया, राजीव सोनी। इस राजू सोनी के साथ पिछले महीने मेरी थोड़ी गर्मागर्मी हो गई थी। इसके अलावा किसी से कोई रंजिश नहीं मेरी। सर जी, मेरी ऐसी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी शंकर के साथ। अब मैं भी सब्जियां बेचता हूँ तो ग्राहकों को लेकर कभी कभी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती थी। अब इतने के लिए मर्डर थोड़ी कर दूंगा, वो भी उसके बेटे का। तेरे सवालों का जवाब तेरे अंदर ही है राजीव सोनी। सब बाहर निकलेंगे लॉकअप में। ये राजू सोनी एकदम से मेरे ग्राहक काटने लगा था। एकदम से क्या? पता नहीं। कल से ना लाऊं मतलब? क्या खराबी है मेरे सब्जियों में? देखिए शंकर जी, अब तक आपसे ही सब्जियां लेते आए हैं ना, अब कल से नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अचानक से क्या हुआ संतराम जी? आप जिस दाम में मुझे सब्जी दे रहे हो ना, उससे 5 से 10 रुपया पर केजी कम में मुझे सब्जी मिल रही है, और आपकी सब्जियों से ज़्यादा ताज़ी सब्जी है। इतनी कम कीमत में कौन दे रहा है? राजू सोनी, मेरे खेत की सब्जी। लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसके बेटे को जान से मार दूं। गलती मेरी थी मैडम, जो राजीव की सस्ती सब्जियों के लालच में पड़ गया। ग्राहक क्या फैसला करता है उसके पहले मैंने फैसला कर लिया कि राजीव सोनी से सब्जी नहीं लेनी। अरे उसकी दी हुई एक दिन की सब्जियां भी सड़ गई। शंकर जी सही कहते थे कि वो सब्जियों में पानी मार मार के देता। मैंने शंकर जी को वापस बुलाया और उनसे फिर से सब्जियां लेनी शुरू कर दी। फिर क्या, बाकी लोगों ने भी शंकर जी को बुलाया होगा शायद, और इस राजीव ने शंकर जी के बहुत सारे ग्राहक काटे, ऐसा मैंने सुना था। मतलब इस राजीव सोनी और शंकर राठौड़ के बीच में दुश्मनी थी? जी हाँ, और एक बात आपको बताता हूँ, इस राजीव ने सिर्फ शंकर जी का धंधा ही काटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें भी काटने की कोशिश की। किसी के साथ हो सकता ना सर? जब हुआ तब मुझे लगा नहीं था कि ये राजीव सोनी ऐसे पागलों की तरह मेरी जान के पीछे पड़ा है। भाई गलती से हो गया। ये भी गलती से हो रहा है। जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया। ठीक है सर, मानता हूं मुझे साले का नुकसान करना था। 2 साल में इतनी तरक्की कर गया था कि मैंने उसे तोड़ने की कई बार कोशिश की। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश भी की, पर असफल रहे। तो उसके बेटे को मार के तुमने उसे जीते जी मार डाला। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने सोचा कि सब्जियां गिरा दूंगा, खराब हो जाएंगी तो उसकी सप्लाई गड़बड़ा जाएगी, उसके बाद मैं अपना धंधा जमा लूंगा। तो उसका एक्सीडेंट करा दिया? नहीं सर, मैं तो सिर्फ उसके हाथ पाँव तोड़ना चाहता था। सोचा बुढ़ा है, गिरेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा तो काम पे नहीं आ पाएगा, उसके बाद उसे ग्राहक मैं अपने बांध लूंगा। लेकिन सर, बुढ़ा तो मुझसे भी ज़्यादा मजबूत निकला। उसने मुझे ऐसा कूटा कि पूछो मत आप। तो तुमने उससे बदला लेने के लिए उसके बेटे संजय को मारा? सर आप किसी से भी जाकर पूछ लो, मैंने नहीं किया है। सर उस झगड़े के बाद से तो मेरी हिम्मत तक नहीं उस रास्ते से गुजरने की। संजय से लड़ाई हुई थी कभी? सर संजय की तरफ मैंने कभी गुस्से से भी नहीं देखा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। सरपंच जी, मेरा धंधा बंद कराने इस राजीव ने मेरे बेटे को ही मार दिया। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है सरपंच जी? राम, विकास को फोन लगाओ, देखो तो कहाँ तक पहुँचा। सर अभिजीत सर राजीव को तोड़ रहे हैं, लेकिन संजय के दोस्त संदीप और रजत अलग ही कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं संजय का भी झगड़ा हुआ था। राजीव सोनी के साथ? नहीं सर, किसी अमृतलाल की दुकान पर हुआ था। 2 लड़के थे, एक रोशन खत्री और दूसरा से छोटा भाई आकाश खत्री। सर दुनाली बंदूक है उनके पास। झगड़ा कब हुआ? 1 महीना हो गया होगा। दो समोसे और 2 चाय, गर्मा गर्म, जल्दी से लाओ। अबे ओ, बाइक कौन उठाएगा? तेरा बाप? साढ़े बाप पे मत जा, बाइक ठोकी तुझे नहीं समझा। सर निरंजन खत्री। सर बालेसर में उनके बड़े बड़े पत्थरों की खाने हैं सर। तुम दोनों को लगता है कि उन लोगों ने संजय को मारा होगा? सर धमकी तो हमारे सामने दी थी सर। कैसे पता इनके पास हथियार? सर हमने खुद देखा है, खेतों में फायरिंग की प्रैक्टिस करते दोनों। मेरे बेटे शामिल नहीं है इसमें। वो पता करना हमारा काम है, आप हम पर छोड़ दीजिए। आप जरा राइफल ले आएंगे निरंजन खत्री? देखिए, 5 मार्च की रात को और 6 मार्च की सुबह दोनों वक्त रोशन और आकाश घर पे ही थे। इस विषय पे अब कोई बात नहीं होगी, आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर, मैटर क्लोज है। निरंजन जी, मैटर तब क्लोज होगा जब हम क्लोज करेंगे। राइफल ले आइए, हम राइफल और आपके दोनों बेटों को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए। सर इसमें कोई शक नहीं कि गलती खत्री भाइयों की थी, लेकिन मुझे पूरा शक संजय की मौत में खत्री सेठ का हाथ है। सबूत? सर वो झगड़े के 2 दिन बाद वो खत्री सेठ खुद आए थे मुझसे मिलने। अरे सुनो, साहब के लिए कि स्पेशल चाय भेज दो। अमृत आपका नाम? हाँ क्यों? साहब बात करें। सच बोलूं सेठ, और कुछ सुनना पसंद भी नहीं है मुझे। पूरी जगह खाली पड़ी थी, उन्होंने फिर भी आके बाइक को ठोकर मारी, हम सब ने देखा। वो लड़का, वो संजय नाम है ना उसका? जी, शंकर राठौड़ का बेटा है, अपने चंचल लड़का ही रहने वाला, पर उसकी कोई गलती नहीं। मेरे बेटे पिटते रहे और तुम लोग देखते रहे। उन्होंने ही पहले हाथ उठाया, हमने तो छुड़ाया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शंकर के बेटे को बोलो कि बात पे मिट्टी डाले, झगड़े को आगे ना बढ़ाए। मेरे बेटे भी अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सर बात तो बड़ी समझदारी की कर रहे थे, गुस्सा तो था ना, ठंडा गुस्सा होता ना साहब। तुमने ये बात संजय या उसके बाप को नहीं बोली थी? नहीं साहब, मैंने नहीं बताई, लेकिन मुझे क्या पता था ये छोटी धमकी इतना बड़ा कांड कर देगी। निशानेबाजी का शौक है मेरे बेटों को, लेकिन गोलियां पत्थरों पे चलती हैं, लोगों पे नहीं। खूनी नहीं है वो। तो संजय को मारने के लिए किसे भेजा था आपने? अब ये तो कहना मत।
कि अमृत की दुकान पे आप सिर्फ चाय पीने गए थे। चाय की लत है मुझे। चाय पीने के लिए ही गाड़ी रोकी थी। फिर इत्तफाकन याद आया कि यही वो जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, इसलिए पूछ लिया। निरंजन जी, इत्तफाक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे? अब जो है सो है इंस्पेक्टर साहब। बाकी आप तहकीकात करेंगे, पता करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा और मेरे बेटों का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों खुद गए थे खेत पर या तुम्हारे पापा ने शूटर भेजे थे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैडम। मैम, पापा सच्ची में गुस्सा होते तो सीधा जाकर संजय के पापा से मिलते ना। तुमने जब अपने पापा से शिकायत की संजय के खिलाफ, तब उन्होंने क्या कहा था? ऐसी तुच्छी बातों के लिए हम शिकायत विकायत नहीं करते, और पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। मैम, वो थोड़ी चोट वोट आ गई थी, इसलिए पापा ने सामने से आकर पूछा था। और तुमने उन्हें बता दिया कि तुमने संजय को धमकी दी थी, बहुत भारी पड़ेगा, बदला नहीं लिया तो मेरा नाम आकाश नहीं, मेरा नाम रोशन नहीं। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं बोल जाता है। आप लोग नहीं बोलते क्या? बोलने से क्या होता है? मैंने कह दिया ना आपसे, मेरे दोनों बेटे उस रात मेरे घर पे ही थे। तो संजय को मारने के लिए किसे भेजा था? आपके इस प्लान में और कौन शामिल था? कोई प्लान वान नहीं बना था, कोई बदला नहीं लिया गया। मैं, मेरे आदमी या मेरे बेटों में से उस रात कोई भी खेत पर नहीं गया था। कैसी प्रैक्टिस करते हो तुम दोनों? इतनी पास से भी 2 गोली दीवार पर लग गई। आपको जो कहना है आप कहते रहिए। हम तो यही कहेंगे कि हमने ये खून नहीं किया और ना ही पापा ने करवाया। मैम, हमें तो इस संजय का घर तक नहीं मालूम था। ऊपर से पता चला कि वो खेत पर रहता है। हमें कैसे पता होती है इसी चीज़ी बातें? इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटों को मेरे साथ घर भेज रहे हैं या मैं अपना वकील बुलाऊं? आप जो ठीक समझें कर सकते हैं, पर इतना बता दूं, जितना शक हमें आपके बेटों पर है, अब उतना ही शक हमें आप पर भी हो रहा है। तो शक को यकीन में बदलिए ना। ले आइए सबूत। साहब, साहब, अरे साहब, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर घोड़ा दबाया जा रहा है। वो शंकर अपने बेटे की मौत का बहाना बना रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। संजय बहुत अच्छा था। अंकल, मुझे लगता है कि संजय को ये सब पहले से मालूम था। हाँ जी अंकल। एक बात खटी। क्या? वो 2 गोलियां जो संजय को नहीं लगी थी, दीवार में लगी थी। दोनों की पोजीशन संजय की बॉडी से काफी दूर दूर थी। अजीब है सर, गोलियां इतनी क्लोज रेंज से मिस हुई और वो भी 2 बार। और संजय की तरफ से झड़प के भी कोई निशान नहीं, और ना ही उस रात कमरे से भागने के कोई निशान। सर, कहीं हम कुछ क्लोज रेंज से तो नहीं चूक रहे? सलाम साहब। गुरु, निकला कोई हिस्ट्री शीटर? हर आदमी एक ही बात पर क्रॉस लगा रहा है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा दुनाली राइफल का इस्तेमाल नहीं करेगा। और वो निरंजन और उसके दोनों बेटे? साहब, उनके बारे में तो कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। और ये राजीव सोनी, ये बंदा समझ में नहीं आ रहा है। गुरु, कुछ और सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, कुछ बोल। साहब, ये शंकर राठौर रिटायर होने से पहले गवर्नमेंट कैश वैन की सिक्योरिटी कर रहा था राइफल के साथ। तो जाहिर है कि राइफल चलाना भी जानता होगा। एक मिनट, तेरा मतलब है कि बाप बेटे के बीच में कुछ हुआ होगा? साहब, गांव में से किसी ने बताया कि शंकर जब 2 साल पहले रिटायर होकर आया तो उसने एक सूखी बिन उपजाऊ जमीन खरीदी और एक ट्रैक्टर खरीदा और सब्जियों की खेती शुरू की। उसका बेटा ये संजय अपने बाप के इस धंधे के बिल्कुल खिलाफ था, भले ही बाद में जाकर अपने बाप का हाथ बटाने लगा। तो बाप बेटे में कुछ अनबन थी? हो सकता है सर। वैसे इतनी रात गए संजय किसी अजनबी के लिए दरवाजा तो नहीं खोलेगा ना? आप लोग बोल रहे हैं कि उसने भागने वागने की भी कोशिश नहीं की। अब आप ही लोग बताइए कि सगा बाप जब बंदूक लेकर सामने खड़ा हो जाएगा तो बेटे को क्या सूझेगा, क्या करना क्या नहीं करना? तो कहना चाहता है कि बाप ने बेटे को मार डाला? साहब, ये कोई पहली बार तो नहीं होगा ना। पर इकलौता बेटा था। पड़ोसियों का कहना है कि संजय पर जान छिड़कता था शंकर। साहब, हमेशा से होते आ रहे हैं, जितनी गहरी मोहब्बत उतनी ही गहरी नफरत। संजय इकलौता बेटा था हमारा, काफी जिम्मेदार हो गया। शंकर जी, क्या आप संजय से किसी बात से नाराज थे? खेत का कोई मसला या कोई लड़की की बात, कुछ भी? आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैंने मेरे बेटे को मार डाला? जी सर, कई सालों तक मैंने गवर्नमेंट कैश वैन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है। वैन लूटने के 2 अटेम्प्ट मैंने नाकामयाब किए थे।
मेरा निशाना कभी नहीं चुका सर। लुटेरों को घायल किया था मैंने, पर संजय मेरा अपना खून था, मेरी जान था वो। उसके साथ में अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि संजय की माँ और मैं, हम जिए तो किसके लिए? शंकर जी, क्या आपका संजय के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आप नाराज थे किसी बात को लेकर? गुस्से में आकर आपने संजय को डराने के लिए दीवार में 2 गोलियां दागी हो और तीसरी शायद गलती से संजय को लग गई हो। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। कातिल आपके हाथ में नहीं लगा है तो आप जो हाथ लगा उसे टटोल गए, लेकिन मेरी बात मैं साफ कर दूं, संजय और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं था। मैं संजय को नहीं मारा। एक दोस्त है संजय की, निशा, वो बता रही थी कि शायद संजय को पहले से ही पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तुमने हमें क्यों नहीं बताई ये बात निशा? मैम मुझे लगा वो ऐसे कुछ बेमतलब की बात कर रहा है। कब हुई थी बात? 5 मार्च की दोपहर को। क्या बात हुई थी? निशा पूरी बात बताना। सर वो बहुत मायूस था, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। अब बोलने का क्या लेगा संजू, कुछ तो बोल। देख इस खामोशी से ना मुझे टेंशन होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है निशा। अरे हमारी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है और इतनी बड़ी बड़ी बातें। तू छोड़, कचौरी खा। अरे खा ना। मन नहीं है, जिंदगी में किसी भी चीज में मन नहीं है। अभी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है संजू? संजू, पापा से झगड़ा हुआ? कुछ तो हुआ है और तुझे बताना ही पड़ेगा संजू। देख ऐसे मन ही मन में घुटना ना सही बात नहीं है। निशा, सही क्या है गलत क्या है ये तय कौन करेगा? कुछ चीजों का कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो मन करता है कि बस भाग जाऊं यहाँ से, दूर, बहुत दूर। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। भागने की बात की थी उसने? क्या किसी के साथ भागने वाला था? तुम्हारे साथ तो नहीं निशा, तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। निशा, संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए झूठ बोलने का या कुछ छुपाने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बचपन से, स्कूल से मैं उसे पसंद करती थी और बस इंतज़ार कर रही थी कि कब वो मुझसे कुछ कहे, मुझसे कुछ पूछे, लेकिन उसने कभी पहल नहीं की। सर उस दिन अमृतलाल की दुकान पर उसकी मायूसी का कारण क्या था? क्या उसे अंदेशा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? मैम उसका मूड ऑफ था, इसलिए मुझे लगा कि वो ऐसी सब बातें कर रहा है, लेकिन उसके कत्ल के बाद से मैं 2 और 2 जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करती रहें, कुछ भी याद आए या कुछ भी सूझे तो सबसे पहले हमें बताना। सर जी, निरंजन खत्री की राइफल बाकायदा रजिस्टर्ड है हमारे साथ, और चंचलगढ़ में एक और राइफल रजिस्टर्ड है 12 बोर की। किसके पास है? विकास चौहान नाम है उसका, सीआर राइफल। गुरु, सबसे पहले ये पता करना है कि क्या इस विकास चौहान और राठौर फैमिली के बीच में कोई कनेक्शन है? साहब 24 घंटा दो मुझे, रिपोर्ट लाता हूँ। इस विकास चौहान की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ की है। ये विकास चौहान 5 और 6 तारीख को चंचलगढ़ में था क्या? छुट्टी पर था गुरु भाई। 8 तारीख को शादी थी इसके घर में। मतलब कुछ बन रहा है, निकला कुछ? अभी तक तो नहीं गुरु भाई, लेकिन इस चौहान के घर में
लाइसेंस वाली दुनाली है और वो संजय राठौड़ भी दुनाली से ही मारा गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 और 2 4 हो सकता है। विकास भतीजा है मेरा और वो 9 तारीख को ही वापस चला गया छत्तीसगढ़ अपनी ड्यूटी पे। विकास के पास राइफल है? हाँ, लाइसेंस वाली। मुझे वो राइफल देखनी है। क्यों? संजय राठौर मर्डर केस में। जानते थे आप उसे? संजय राठौड़? ये कौन है? किस चौहान परिवार की बात कर रही हो आप? देवराम और बलराम चौहान दोनों भाई हैं। खाद का बिजनेस है। महिमा के घर वाले तो नहीं? जी, देवराम जी की छोटी बेटी है महिमा। हाँ, वो लोग जानता हूँ उनको। कोई दोस्ती थी या खटास थी? नहीं, हमारे बीच ना तो दोस्ती थी ना तो खटास थी। संजय और महिमा के बीच दोस्ती थी। उस लड़की का फोन आया नहीं कि संजय सब कुछ छोड़ छाड़ भाग खड़ा होता? अरे रुक जा संजू, तुझे बाजार जाना है, पूजा की सामग्री लानी है। लाऊंगा मम्मी थोड़ी देर में। अरे कौन है ये महिमा? दोस्त है मम्मी, बताता हूँ मैं आपको बाद में। अच्छी लगती तुझे? लेकिन बेटा मैंने पता किया है, नाबालिग है वो, बच्ची है। तो मम्मी मैं भी तो बच्चा हूँ। बच्चा? 18 साल का हो गया तो वो लड़की नाबालिग है। कल को कुछ कम ज्यादा हो गया, उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की तो अंदर जाएगा तो अंदर। पापा अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ, कुछ ऐसा नहीं करूंगा। और अब मैं आपका खेत में हाथ बटा रहा हूँ ना, फिर क्यों मेरी क्लास ले रहे हैं? नाबालिग तो थी ही, ऊपर से दूसरी बिरादरी की। संजय उसे कहीं भगा भगा ले जाता तो वो और हम ही नहीं, दोनों परिवारों की बिरादरियां मुश्किल में पड़ जाती। तो वो दोनों कभी भागे थे? ना, वो नौबत तो हमने आने नहीं दी। मैंने सीधे जाके लड़की के बाप से बात की। देखिए शंकर जी, हमारे घर की बेटी कभी किसी के साथ भागने का ख्याल तक नहीं ला सकती। मैंने कहता कि ऐसे ही होगा, पर बच्चे हैं, कच्चे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि पहले से हम उन्हें काबू में रखें। इसलिए सामने से आया हूँ बात करने। बात तो आपने आपके बेटे से करनी चाहिए, हम भी हमारी बेटी को समझा देंगे। जी, तो देवराम जी मामला थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको आके आगाह कर दूं। बिल्कुल, और धन्यवाद जो आपने बारीकी का लिहाज रखा। हम सामने बैठकर आराम से अपनी बच्ची को समझा देंगे, आगे से उससे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बस बात वहीं खत्म हो गई थी। और उसके बाद न कभी महिमा का फोन आया, न कभी संजय ने उसका नाम लिया। लेकिन इस चौहान परिवार का मेरे बेटे के कत्ल के साथ क्या वास्ता है? उनके घर में एक राइफल है, लाइसेंस वाली। दुनाली बंदूक? जी, इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि दोनों परिवारों के बीच का इतिहास क्या है। क्या किया तूने? क्या किया? बेअक्ल बेवकूफ। ये करने के लिए बोला था तेरे को? संजय राठौर को जान से मारने के लिए बोला था क्या? वाह खत्री सेठ, बड़े पेचीदा खिलाड़ी हो आप तो। मुझे किसी और काम पे लगा के किसी और से उसका कत्ल करवा दिया और अब उस कत्ल का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हैं। बकवास मत कर राजीव, तू मेरे साथ डबल गेम खेल रहा है ना? मैं डबल गेम खेल रहा हूँ? डबल गेम आप खेल रहे हो सेठ, लेकिन याद रखना, अगर मैं डूबा तो आप भी डूबोगे। राजीव सोनी निरंजन खत्री और उसके दोनों बेटों की फोन लोकेशन ट्रैकिंग में हमसे रह गया था सर। कोई कनेक्शन बन रहा है? हाँ सर, राजीव और निरंजन की हर दूसरे दिन बात हो रही है, लगभग 1 महीने से। 1 महीने से? और 1 महीना पहले इन खत्री भाइयों की संजय से लड़ाई हुई थी और उसी के कुछ दिन बाद ये राजीव शंकर के धंधे में टांग अड़ाने लगा। और ये निरंजन खत्री इत्तेफाकन अमृत की दुकान पर पहुंचा था संजय की जानकारी निकलवाने के लिए। इस राजीव सोनी और निरंजन खत्री, उठाओ दोनों को। सर, इस महिमा चौहान और संजय राठौड़ का रिश्ता पुराना रहा है, पर अब नई खबर आ रही है। साहब बड़ी अजीब बात है, 8 मार्च को चौहान परिवार में शादी हुई उर्मिला की। अरे गुरु, पता है हमें, 9 को विदाई हुई, इसमें अजीब बात क्या है? शादी महिमा की भी होने वाली थी, दोनों बहनों के साथ में, लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले यानी 7 मार्च को महिमा की शादी कैंसिल हो गई। और शादी कैंसिल क्यों?
जमा करते हैं थाने में। विकास का भी यही कहना है देवराम भैया। ठीक है बलराम, चलो। कहाँ जा रही है? दम घुट रहा है तो थोड़ी हवा लेनी है। मत जा महिमा। क्यों? तेरे पापा और चाचा पुलिस थाने गए हैं राइफल जमा करने, तो यहीं रह। संजय राठौर को किसने मार डाला? क्या ये निरंजन खत्री और राजीव सोनी की कोई मिलीभगत थी राठौर परिवार को सबक सिखाने की, या फिर इस कत्ल का ताल्लुक महिमा चौहान से था? क्या कत्ल की दोपहर को ही संजय को पता चल गया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है? दरअसल उस रात शंकर के खेत वाले कमरे में जो हुआ वो हमारी मौजूदा तहकीकात और अनुमान से काफी हटकर था। इस केस की हकीकत तक पहुंचते पहुंचते हमें एक नहीं कई शॉक्स लगने वाले थे। इस केस की सच्चाई कल रात आपके सामने बयान होगी। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। सीआरपीएफ में अभी वो ड्यूटी पर है। छुट्टी पर आया था? हाँ, मेरी बेटियों की शादी थी, उर्मिला और महिमा की। पर शादी तो सिर्फ आपकी बड़ी बेटी उर्मिला की हुई थी। आपकी छोटी बेटी महिमा की शादी तो एक दिन पहले मतलब 7 मार्च को कैंसिल हो गई थी। निजी मामला है हमारा। आपके केस से क्या ताल्लुक? इस केस का ताल्लुक संजय राठौर के कत्ल से, और संजय का ताल्लुक आपकी छोटी बेटी महिमा से। ताल्लुक था 2 साल पहले, अब कोई रिश्ता नहीं था। देखिए, आपने राइफल मांगी थी, हमने ला दी। अब बताएंगे भी कि जानना क्या चाहते हैं आप। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी महिमा संजय के कांटेक्ट में नहीं थी? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। ये जो भी तुम कर रही थी, क्या सोच के कर रही थी महिमा? उर्मिला, तुझे पता था? नहीं मम्मी, मुझे अभी पता चला है। उस लड़के का बाप खुद यहाँ आकर तुम्हारी शिकायत करके गया है बेटा। सोचो कितनी शर्म की बात है हम सबके लिए। बात आगे कहाँ तक पहुंची है महिमा? अब बोल भी। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा, उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गलती से भी कुछ हुआ तो बहुत कुछ बुरा होगा महिमा, याद रखना। याद रखूंगी। और उसके बाद कभी कोई शिकायत नहीं है। अब तो हमारी महिमा की शादी भी हो रही है। 7 मार्च को शादी कैंसिल क्यों हुई थी? बोला ना आपसे, निजी मामला है हमारा, दखल ना दो इंस्पेक्टर। जितना आपका केस है उतने में ही रहो। केस खत्म होने तक ये राइफल हमारे पास ही रहेगी। इसकी रसीद मिलेगी आपको, और मुझे इसकी गोलियां चाहिए और इसकी रसीद भी, समझे? समझ गए? दोबारा बोलो। जरूरत नहीं है। भैया, गोलियों का क्या करना है? पहले घर चलते हैं, सोचते हैं। संजय ने निशा से कहा था कि उसे डर है कि कुछ होने वाला है। संजय ने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? उस रात खेतों में जाने से पहले संजय थोड़ा गुमसुम था। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा था। आखिर हमसे क्या छुपा रहा था वो? कहीं आपके बदले उस राजीव सोनी से लड़ तो नहीं पड़ा था वो? मालूम नहीं तारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू सोनी और निरंजन खत्री में मिली भगत थी। राजीव सोनी को जानना जुर्म कैसे हो गया, बताइए मुझे। जुर्म की बात बाद में करेंगे, इस वक्त मैं शक की बात कर रहा हूँ। क्यों हो रहा है आपको शक? क्योंकि राजीव सोनी का कहना है वो आपको नहीं जानता। ये उसका प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। आप बताइए कैसे जानते हैं राजीव को? सर जी, रॉन्ग नंबर लग गया होगा मेरे नंबर से निरंजन के नंबर पर। खत्री की तरफ से 11 बार, तेरी तरफ से 8 बार। रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर खेल रहे थे क्या? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, कोई साठ गांठ नहीं। हाँ गुरु बोल। साहब, ये राजीव सोनी को उल्टा लटकाइए, एकदम जाली किसान है। बोलता रहे। ये सिर्फ 1 महीने पहले ही सब्जी बिजनेस में आया था। इसके पास कोई खेत वेत भी नहीं है।
मंडी से सब्जियां खरीद कर बेचता है। एकदम अचानक आया है इस लाइन में। बढ़िया है, अब बनेगी इसकी चटनी, भरता और चोखा। खुल गई पोल? पोल कैसी पोल? 15 मिनट दे रहा हूं तुम दोनों को, अच्छी तरह सोच लो, सच बोलना या झूठ बोलना। लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो सच बोलना। सच बोलोगे ना तो अपने 2 पैरों पे चल के जेल जाओगे। सोच लो। रुकिए, ये राजीव सोनी मेरे याद में, मैंने इसे एक काम के लिए रखा था। संजय राठौर ने तुम्हारे दोनों बेटों को पीटा था, उसका बदला लेने के लिए? हाँ, बदला लेने के लिए। मेरे बेटों को सबके सामने पीटा है संजय राठौर ने, बुरी तरह पीटा है। तो बोलिए, करना क्या चाहते हैं सेठ? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतनी तकलीफ संजय राठौर के बाप को होनी चाहिए। मेरा इरादा तो सिर्फ और सिर्फ शंकर राठौर के बिजनेस को ठप करने का था। सेठ ने जो काम मुझे सौंपा था, मैंने बस वही करने की कोशिश की। और मैंने भी इसे यही ऑर्डर दिया कि शंकर के बिजनेस को ठप कर दे। और ये मर्डर वाली बात तो कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। इसने अपने आप कुछ कर दिया तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसने ऐसा किया क्यों। साहब, आप तो जानते हैं ना, कुछ बड़े लोग होते हैं जो छोटे लोगों को बकरा बनाते हैं। तो मत बन बकरा, मौका दे रहे हैं, शेर बन। बता, इस निरंजन खत्री ने तुम्हें सिर्फ शंकर का धंधा चौपट करने का मौका दिया था या उसके बेटे को ठिकाने लगाने के लिए भी कहा था? देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मैंने शंकर राठौर की सब्जी के धंधे को चौपट करने की पूरी कोशिश की। उसका माल खराब करने के लिए उसका टेम्पो भी ठोक दिया कि बार जानबूझकर। लेकिन साहब, उसके बाद शंकर ने जो मेरी ठुकाई की है ना, मैंने हाथ खड़े कर दिए साहब। भैया, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद तो इसने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया। साहब, क्या करता फोन उठा के? मैं समझ चुका था साहब कि उस शंकर से पंगा लेने का मतलब है लेने के देने। लेकिन उसके बाद जब साहब संजय का मर्डर हुआ ना, तब मेरे दिमाग में खटका कि हो ना हो इस खत्री सेठ ने किसी और को सुपारी देके अपने बेटों का बदला ले लिया है और बिल अब मेरे नाम पे फाड़ रहा है। झूठ बोल रहा है सर। ये शंकर से ये बुरी तरह से पिटा था तो उसका बदला लेने के लिए उसके बेटे को खत्म कर दिया इसने। इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है साहब। आप खुद सोचिए, मुझ जैसे आदमी के पास भला राइफल के पैसे कहां से आएंगे? और आजकल ऐसी राइफल से भला कोई किसी सुपारी को टपकाता है क्या? बड़ा पता है तुझे सुपारी के बारे में, हथियारों के बारे में। मेरा डाउट पक्का है इस पे। दिए हुए काम में फेल होने की वजह से आपे से बाहर हो गया या और कोई कारण। ठोकिए से उगल देगा सब कुछ। दोनाली बंदूक इनके पास है और इनके बिगड़ेले बेटों को निजानेबाजी का शौक। बंदूक पकड़नी तो आती नहीं, इसलिए 2 गोलियां चूक गई और फंसा हमको रहे हैं। देखो, तुम लोगों के 15 मिनट तो हो गए खत्म। तुम लोग सोच लो, सच बोलना या नहीं बोलना। लेकिन अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम दोनों को संजय राठौर के कत्ल की शक की बिना पर गिरफ्तार करने वाला हूं। बोलो रजत, था महिमा और संजय का चक्कर? मैम, हम हमेशा समझते थे कि संजय और निशा की दोस्ती है। मैं पहले की बात कर रही हूँ। महिमा और संजय की दोस्ती थी। हम दोनों, संजय निशा, हम सब एक साथ पढ़ते थे। दरअसल महिमा हम सबकी जूनियर थी। जब हम 10वीं में थे तब वो 8वीं में थी। महिमा संजय की फ्रेंडशिप तब से थी। लेकिन एकदम से उनके बीच सब खत्म हो गया। संजय ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। हमें लगा ब्रेकअप हो गया। ऐसा ही कुछ समझ। झगड़ा किस बात पर हुआ फिर? झगड़ा नहीं हुआ, मेरे पापा ने उसके पापा के यहाँ जाकर कुछ कह दिया। तो अब महिमा मुझसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो ठीक है ना, यहाँ भी कौन मरा जा रहा है। एक बार दोनों के पापा के बीच में बात हुई और दोनों अच्छे बच्चे बन गए, एक दूसरे से दूर हो गए। सुनने में तो मैम यही आया है। मैम, इस महिमा की फैमिली ने किया है क्या? उनके पास राइफल है, पूछताछ चल रही है। संदीप रजत, महिमा की शादी उसकी शादी से 1 दिन पहले टूटी। क्यों? मैम, अब वो हमें कैसे पता होगा? लेकिन सच ये है कि ये गोलियां किसी भी राइफल से चली हो सकती है, निरंजन खत्री की या विकास चौहान की। अक्षय, हमें अभी तक इस केस में कुछ भी ठोस नहीं मिला है। काश मैं दे पाता सर, लेकिन ये दोनों राइफल हाल ही में साफ किए गए
और इसके चलते लगभग नामुमकिन हो जाता है बताना कि गोली कौन सी राइफल से चली होंगी। आपने जो मांगा है हमने दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तहकीकात पूरी हो और हमारी राइफल और गोलियां हमें वापस लौटा दें। जी बिल्कुल। 6 महीने से संजय राठौर और महिमा चौहान के बीच में कोई फ़ोन कांटेक्ट नहीं था। सर, जो बात शंकर जी ने देवराम से कही थी कि महिमा और संजय के बीच में कुछ था, वही बात संजय के दोस्त संदीप और रजत भी कह रहे थे। और वो दूसरी लड़की निशा? एक तरफा था सर, सिर्फ निशा की तरफ से। मैंने महिमा के बारे में उससे पूछा तो वो बोली उसे कोई आइडिया नहीं है कि दोबारा शुरू हुआ था या नहीं। राजीव और निरंजन की भी 3 दिन से बढ़ाई चल, अब तक मुंह खोलना चाहिए था। नहीं खोल रहे हैं तो शायद कोई तीसरी राइफल थी, शायद कोई ऐसा एंगल जो अभी तक उभरा ही नहीं। तीसरा एंगल? हाँ, तीसरा एंगल, जिसके बारे में हमें सिर्फ संजय बता सकता, क्योंकि शायद उसे मालूम था। उसने निशा को अपना डर बयान किया था। कभी कभी तो मन करता है कि बस भाग जाऊं यहाँ से, दूर, बहुत दूर। सर, महिमा की शादी, ये तीसरा एंगल हो सकता है। 5 मार्च की रात 6 की सुबह संजय का कत्ल हुआ और 7 को महिमा की शादी टूट गई, जो 6 महीने पहले से फिक्स थी। एक दिन पहले शादी का टूटना कुछ तो बहुत बड़ी बात हो। चौहान परिवार का मुंह कैसे खुलवा? सर, डायरेक्टली महिमा से बात की जाए तो? ठीक है, अरेंज करो। और बलराम के बेटे विकास चौहान से ही बात करनी होगी। मैं इसके कमांडेंट से बात करता हूँ। आपके पास कोई सबूत है इंस्पेक्टर? ठोस सबूत कि राइफल हमारे जवान विकास चौहान की थी? ठोस सबूत तो कोई नहीं है, पर हमें गहरा शक जरूर है। आप कह रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां फायर हुई जो मिस हुई और तीसरी गोली विक्टिम को लगी, राइट? राइट सर। और फिर भी आप एक ऐसे जवान पर शक कर रहे हैं जो आंखें मूंद कर भी अपना निशाना नहीं चुकता। सर, शक सिर्फ विकास की राइफल को लेकर है। हो सकता है उसकी राइफल घर वालों में से किसी ने इस्तेमाल की हो। हम विकास को आमने सामने बिठाकर 2-4 सवाल करना चाहते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं खुद विकास से बात करूंगा और फिर आपको सौंपूंगा। हम आपके साहब को बता चुके हैं कि शादी का कैंसिल होना हमारा निजी मामला है। होगा आपका निजी मामला, पर हमें फिर भी महिमा से एक बार बात करनी है। महिमा से क्यों बात करनी है? हा? अरे मैडम, बच्ची की शादी टूटी है, हालत खराब है उसकी। बात करने जैसा कुछ है भी नहीं। शादी क्यों टूटी रचना जी, वो भी मुहूर्त के 1 दिन पहले? और हम इसका जवाब ना दें तो मुझे वारंट लेकर आना पड़ेगा। आप धमका रही है हमें? मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। आप लोग इसे धमकी क्यों समझ रहे हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? कुछ डरने जैसा हुआ है क्या? हम डर नहीं रहे हैं, ये तो आप तय कर रही हैं कि हम डर रहे हैं। अगर डर नहीं रहे तो महिमा से बात करने दीजिए। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसके साथ वहां मौजूद रह सकता है। सर, माँ चल रही है महिमा के साथ, कुछ तो पक्का है सर। गुड जॉब निधि। और विकास की इंटरोगेशन की परमिशन भी आ जानी चाहिए। और हाँ, लगता है हम सही एंगल पर हैं। तुम्हारी माँ साथ रहेगी, कुछ भी दिक्कत हो तो इसकी तरफ देखना, ये सब संभाल लेगी। महिमा ठीक तो है? तुम्हारी ताई है उसके साथ? मैं कल पहुंच रहा हूँ, बात करके सुलझा लेंगे सर। तुम क्यों आ रहे हो विकास? ना ना ना, मैं आ नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ की पुलिस के पास। क्या? वहाँ की पुलिस को कुछ सवाल पूछने हैं, ऑर्डर है, आना ही होगा। साहब, महिमा के साथ जिसकी शादी टूटी थी वो लड़का राहुल गहलोत, जोधपुर का रहने वाला, फैमिली के साथ ही रहता है। वो इस वक्त घर पर ही है, आप लोग आकर उनसे पूछ सकते हैं। पर पता नहीं वो लोग ऐसा नया क्या बोलेंगे जो अभी तक आप लोगों को बोला नहीं गया। गुरु, तू एड्रेस भेज, यहाँ उस लड़की महिमा से पूछताछ शुरू होने को है, देखते क्या निकलता है। महिमा, क्या वाकई पिछले 2 साल से तुम्हारा संजय राठौर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं था। सामने देखकर बोलो, नहीं था? हाँ, नहीं था। हमने जब कह दिया नहीं था, उसने कह दिया नहीं था, तो फिर से पूछने का क्या मतलब? शादी क्यों टूटी? कुंडली मिलाते वक्त पंडित जी ने कुछ गड़बड़ कर दी थी और ये बात हमें 1 रात पहले ही पता चली थी। जोड़ी सही नहीं थी, कुछ अनहोनी होने की संभावना थी। शादी हो जाने के बाद अगर लड़के वालों को इस बारे में पता चलता तो हमारी महिमा के लिए तो ससुराल में ठीक नहीं होता ना। सबकी भलाई के लिए ये शादी तोड़ दी हमने। महिमा, क्या ये सच है? जी सर। ये गलत है?
अब मेरी बेटी के सामने मुझे उसकी माँ को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, कुंडली गलत मिलाई गई थी ये बात बताने के लिए आप लोग इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप बता नहीं रहे थे, कतरा रहे थे बताने से? एक लड़की की शादी टूटती है तो परिवार पर, लड़की पर क्या बीती है ये बात आपको समझनी चाहिए। आप भी एक औरत है, ये बातें सबके सामने नहीं की जाती। महिमा, क्या तुम्हारे घर वालों ने संजय का कत्ल कर दिया? बस बहुत हो गया। महिमा, हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, चल यहाँ से। महिमा, क्या संजय का कत्ल तुम्हारे पिता देवराम, चचा बलराम और विकास भैया ने मिलकर की? क्या तुम संजय के साथ पकड़ी गई थी? जी नहीं सर, मेरी फैमिली ने संजय को नहीं मारा। आप लोग गलत रास्ते पर हैं। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? तुम जानती हो किसने मारा संजय को? कमाल कर रही है आप। पिछले 2 साल से उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो हमारी बेटी को उसके बारे में कैसे पता चलेगा? जी, राहुल से मिलना है। बोलिए, मैं उसका पिता हूँ। आपके राहुल और चंचलगढ़ के देवराम चौहान की बेटी महिमा की शादी क्यों टूटी थी? पूरे 15 लाख रुपए धस गए हमारे, और 15 लाख रुपए कम नहीं होते। और पूरी बिरादरी में थू हुई सो अलग। जो कुछ उन्होंने राहुल को दिया हमने छुआ तक नहीं है, लेकिन हम तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक वो हमारे खर्च करे हुए पूरे 15 लाख हमें वापस नहीं दे देते। शादी उन्होंने तोड़ी है। केस तो हमें करना चाहिए उनके खिलाफ। फ्रॉड किया उन्होंने हमारे साथ, सरासर फ्रॉड। और हम लोगों ने तो दहेज वहेज का नाम तक नहीं लिया सर, जो दिया चुपचाप रख लिया। तो दहेज का चार्ज तो वो लोग हम पर लगा ही नहीं सकते ना। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट, हम यहाँ पे कोई दहेज के चार्ज को लेकर नहीं आए हैं। तो क्या पता करने आए हैं आप? मेरी शादी कैसे टूटी तो उन लोगों से जाकर पूछिए ना। हम बस वो सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे कहा था। आप हमें फंसाने आए हैं? बिल्कुल नहीं, हम बस ये पूछने आए हैं कि शादी के ठीक 1 दिन पहले ये रिश्ता क्यों टूटा था? आज से 6 महीने पहले जब ये रिश्ता तय हुआ था, ये मंगनी हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि फलाने दिन उनकी बड़ी बेटी उर्मिला की शादी है, और अगर हमें ऐतराज ना हो तो उसी मंडप में वो अपनी छोटी बेटी महिमा की शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या आखिरी वक्त पर सही कुंडली निकाली गई जो मिल नहीं रही थी? क्या वाकई में यही कारण था शादी टूटने का? किस कुंडली उंडली की बात कर रहे हैं आप? तो फिर असली कारण क्या था? 6 महीने पहले मेरी सगाई के वक्त किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी शादी से 1 दिन पहले उसके माँ बाप को सब कुछ पता चल जाता है अचानक से कि अरे हमारी महिमा तो नाबालिग है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि बात अचानक से आई है, पर देखिए बात बहुत भारी है। तो अभी भी बताने की क्या जरूरत थी? कल बारात मंडप में पहुंच जाती तो बता देते आप। देखिए, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं संजीव जी, लेकिन अगर महिमा के नाबालिग होने की खबर फैलती है तो हमारे साथ साथ आपके परिवार पर भी बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। तो अभी कौन सा कम मुश्किल में आ गए हैं? पैसों का नुकसान हुआ सो अलग, हमारी तो नाक कटने वाली है बिरादरी में। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, पर अब हम ये शादी नहीं कर सकते। तो ये कुंडली वाली बात उठी ही नहीं थी? जी नहीं, पहली बार सुनी आपके मुंह से। वैसे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपकी? और मेरी टूटी शादी में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी टूटने से ठीक 1 दिन पहले एक घर टूटा, घर का एक लौता लड़का कत्ल कर दिया गया। उसका मेरी शादी टूटने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, वही हम पता करने आए। क्या महिमा की मर्जी के खिलाफ ये शादी हो रही थी? क्या इस कत्ल की वजह से ही ये शादी तोड़ी गई? बात अब सर पे आ गई है बलराम। वैसे विकास सब संभाल लेगा भैया, उसे मालूम है कि क्या कहना है क्या नहीं। पर क्या ये सब होना जरूरी था? हमें ठीक से तो पता नहीं अंकल, पर पुलिस शायद महिमा वाला एंगल पर ज्यादा जोर दे रही है। बेटा, हमारे पीठ पीछे कुछ चल रहा था क्या? बोलो बेटा, क्या था? नहीं अंकल, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें तो लगा था कि वो निशा के बारे में सीरियस है। इसका मतलब आपके महिमा के पिता से बात करने के बाद भी संजय का महिमा से रिश्ता जारी था? पता नहीं, मैंने जाके उनसे बात तो की थी, उसके बावजूद भी कुछ था तो हमसे बात कर। बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं क्या बोलूं?
मैं हम दोनों की शादी को लेकर इतनी खुश थी और इतनी बिजी थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया बाकी चीजों में। ना मम्मी पापा ने पहले कुछ बताया, ना महिमा ने। तुम्हारे चचेरे भाई विकास ने कुछ बताया? नहीं बताया। उसके राइफल के बॉक्स में से 6 कारतूस गायब क्यों हैं? मुझे कैसे पता होगा मैडम, मैंने तो वो बॉक्स कभी देखा भी नहीं। अभिजीत, मैं जरा इस विकास चौहान को देखता हूँ। तुम देवराम और बलराम को खरीदो। मुझे इस केस से ऑनर किलिंग की बू आ रही है। छह कारतूस कम है क्योंकि 6 कारतूस इस्तेमाल हुए हैं सर। अब ये तो कहना मत कि चिड़िया मारने के लिए फायर की, कोई और बहाना बनाओ। सर बहाना बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घर पर शादी थी, उर्मिला की बारात आई 7 तारीख की रात को और मैंने हवा में 6 कारतूस फायर किए। सर जानता हूं कि गैरकानूनी है, पर करनी थी फायर तो कर दी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। किसी और को नहीं दी अपनी राइफल। मैंने 6 फायर किए और उसके बाद नलियां भी साफ कर दी। हमारे पास सबूत है कि तुमने हवा में 6 नहीं, सिर्फ 3 राउंड फायर किए। बाकी 3 संजय राठौर पर फायर हुए, उसके खेतों वाले कमरे में। 2 दीवार पर लगे, 1 संजय को। हुआ यूं होगा कि 5 की रात को जब महिमा घर से गायब हुई होगी, तुम सब घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया होगा। सबने ढूंढा, लेकिन वो मिली तुम्हें खेतों वाले कमरे में अपने प्रेमी संजय के साथ। शादी से 1-2 दिन पहले अपनी बहन को अपने प्रेमी संजय की बाहों में देखकर गुस्सा तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गया और गोली राइफल की नली से बाहर। सर आप कह रहे हैं कि मैंने महिमा को संजय के साथ खेतों वाले कमरे में पकड़ लिया था। कैसे? मैं वहां पहुंचा कैसे सर? और अगर मुझे पता होता कि संजय और महिमा खेतों वाले कमरे में मिलते हैं तो महिमा को संजय से कब का अलग कर दिया होता। और दूसरी बात, मैं बस इतना जानता हूं कि संजय के पिताजी 2 साल पहले हमारे घर आए थे और सब कुछ सेटल हुआ था। तो फिर तुम्हारी ताई ने महिमा की शादी टूटने वाली बात को लेकर हमसे झूठ क्यों बोला? सफेद झूठ बोल दिया होगा हड़बड़ाहट में। क्या पता असली कारण बताना ना चाहती हो, शर्मिंदगी होती हो, डर लगता हो। आप क्यों हमारे घाव कुरेद रहे हैं? नहीं बताना है हमें शादी क्यों कैंसिल हुई है। जाइए। बाल की खाल ना करो सर, यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर पर्दा किस पे डाला जा रहा है? किसी पे पर्दा नहीं डाल रहे हम। आप तो ऐसे हमारे पीछे पड़े हैं जैसे हम हड़बड़ाहट में आके कुछ बोल दे बस। तो फिर हमें नाबालिग महिमा वाली बात बताने में क्या दिक्कत थी? क्या वो कारण नहीं था? बोलिए, असली कारण क्या था? ऐसी की तैसी तुम्हारे असली नकली की? हमारी बेटी है, हमारी मर्जी है किससे क्या कहें किससे क्या ना कहें। आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप बेवजह हम सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कोई भी पैंतरा आजमा लीजिए, हम इस विषय पर अब और कुछ नहीं बोलेंगे बस। सर आप भी जानते हैं कि मैं रोज राइफल चलाता हूं और कुछ नहीं तो इतनी क्लोज रेंज से मैं 2 शॉट्स कभी मिस कर ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा सबूत है मेरे कातिल ना होने का। पहले 2 राउंड किसी और ने फायर किए होंगे और तीसरा तुमने। और कौन था तुम्हारे साथ? तुम्हारे ताऊ देवराम या पिता बलराम? या फिर यह भी हो सकता है कि तुमने 2 राउंड जानबूझकर मिस किए ताकि तुम्हारा नाम बीच में कभी ना आए। ना ताऊ जी थे, ना पापा थे, ना उर्मिला थी, ना महिमा थी, और मैं भी नहीं था। पर जाहिर सी बात है कोई तो था उस रात उस कमरे में दुनाली बंदूक के साथ। पर शायद आप हम लोगों में इतना मग्न हो चुके हैं कि कातिल आपकी नजरों से चूक रहा है। अब इजाजत है? थाना छोड़ने की इजाजत है, चंचलगढ़ नहीं। सर ड्यूटी है मेरी और मैं इस तरह बेमतलब लंबे अरसे तक इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार ना बेमतलब होगा ना लंबा होगा। कातिल बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा। अभी तक के लिए सारे सवाल टाल दिए मैंने, लेकिन पापा ताऊ जी कब तक? उन्हें पता लगने का कोई और तरीका है? नहीं, महिमा तो मुंह भी नहीं खोलेगी। पर क्या वो लोग कहीं और से पता कर सकते हैं? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि पुलिस यहां तक पहुंच गई और अभी तक पता नहीं लगा भाई। मैं कमांडेंट साहब से बात करता हूं छुट्टी एक्सटेंड करवाने के लिए। देखो, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं अपने सर ले लूंगा सब कुछ। और चारा भी क्या है भाई,
बलराम, देवराम और विकास तीनों की फोन लोकेशन क्राइम सीन के आसपास नहीं दिख रही। और महिमा की भी नहीं थी। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मिस फायर हुए कारतूस की तरह हम भी असली टारगेट को मिस कर? निरंजन खत्री और राजीव सोनी ने शंकर राठौड़ का बिजनेस चौपट करने की कोशिश की थी, ये तो उन्होंने कबूल किया, लेकिन मर्डर में उनको कोई हाथ नहीं नजर आ रहा। नहीं अभिजीत, मैं चौहान परिवार की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या है जो हम होकर भी नहीं देख पा रहे? ये कत्ल हुआ तो संजय और महिमा के रिश्ते को लेकर ही, पर यह कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, इसका एक भी सुराग अभी तक हमारे हाथ में क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि हम वहां सुराग नहीं ढूंढ रहे जहां ढूंढना चाहिए। आखिरकार हमें पता चल गया कि वो सही जगह थी, शंकर के खेत वाला कमरा, जो क्राइम सीन तो था ही, पर प्रेमियों का मिलन स्थान भी था। हमें पता चलने वाला था कि महिमा और संजय का रिश्ता 2 साल पहले खत्म नहीं हुआ था। दरअसल रिश्ता और मजबूत हुआ था, पर उनके करीबी लोगों में से किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। हमें पता चलने वाला था कि 5 मार्च को भी मिलने का प्लान बनाया गया था, जैसा कि पहले बनता आया था। सर, संजय और महिमा कभी भी फोन पर बात नहीं करते थे और ना ही SMS यूज करते थे। वो एक चैट एप्लीकेशन के थ्रू बात करते थे और ये उनकी चैट हिस्ट्री है। संजय, शादी तोड़ दो महिमा, तोड़ दो किसी भी बहाने से। महिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सबका बहुत नुकसान होगा। मैं कब से कह रही थी भाग चलते हैं, पर तुमने सुनी ही नहीं। पिछले 2 सालों से लगातार ऑनलाइन चैटिंग चल रही थी सर। सर, अब तो यही लगता है कि महिमा और संजय के रिश्ते के बारे में चौहान फैमिली को जरूर पता चल गया होगा और उन्होंने ही संजय को मार डाला। चौहान परिवार में सबकी गिरफ्तारी के वारंट निकलो, वक्त आ गया। हवालात लेके जा रहे हैं आप। देखिए, महिमा को जो कहना था वो कह दिया उसने, अब कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। इन सब में मेरी बेटी को क्यों घसीट रही है आप? उसका हाथ नहीं है इसमें, बेगुनाह है वो। बेगुनाह तो आप अपने आप को भी कहते हैं देवराम जी, बड़ी अकड़ से पेश आए, सवालों को टाला, झूठ बोला। अब तो हम सच कह रहे हैं ना आपसे। देखिए, बस इतना समझ लीजिए कि महिमा की इसमें कोई गलती नहीं है। सही और गलत का फैसला तो अदालत करेगी, हम बस महिमा से सुनना चाहते हैं क्या हुआ था। बहुत हो गया रचना जी, मैं चाहूं तो इस वक्त आप दोनों को गिरफ्तार करके अंदर घुसकर महिमा को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो चुपचाप चलिए महिमा के साथ। क्या सोचा? नहीं यार, सही नहीं होगा। ये संजय, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। दोनों परिवारों को पता चलना ही है, फिर क्या करेंगे? महिमा, भाग नहीं सकते यार। देख, मैं अभी 18 का हूँ और तू सिर्फ 16 की है। अगर अभी हम भागे ना तो पुलिस मुझ पर रेप का चार्ज डाल देगी और फिर मैं गया अंदर लंबे समय के लिए। संजय, मुझे बालिग होने में 2 साल बाकी है और तू 21 से पहले शादी नहीं कर सकता। मतलब 3 साल और, तब तक तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी करा देंगे। फिर क्या करेंगे बोलो? उर्मिला दीदी की शादी की बात चल रही है, मेरी शुरू होने में देर नहीं होगी। नहीं यार, भाग तो नहीं सकते। यह है तुम्हारे और संजय के बीच की चैट हिस्ट्री और ये चैट ऐप पे हुए तुम दोनों के बीच के कॉल्स। 5 मार्च की शाम 7 बजे तक तुम्हारी संजय से बात हो रही थी। दरअसल ये बात कभी रुकी नहीं, ना ये बातचीत रुकी ना ये रिश्ता रुका, जैसा तुम्हारे माँ बाप और दोस्त समझ रहे थे। ये हमें कुछ नहीं पता था। पर आपको और बहुत कुछ पता था रत्ना जी। आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को पता था, पर आप सब ने मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंकी। धूल संजय और मैं झोंकना चाहते थे सर, हम फिर से पकड़े नहीं जाना चाहते थे। मिलना बंद संजय। मम्मी तू जासूस लगा देगी मेरे पीछे। अब भी बोल रही हूँ भाग चलते हैं। महिमा, भागने से मुसीबत डबल हो जाएगी यार। तुम प्यार को मुसीबत समझते हो? चलो ठीक है, छुटकारा देती हूँ तुम्हें। आज से हमारा ब्रेकअप, ओके बाय। महिमा, महिमा, फालतू बातें मत करो यार। देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के पत्ते खेलते हैं। एक काम करते हैं, जब तक हम बालिग नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन मैं 21 का हुआ सीधे शादी। किससे? तब तक तो मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी। नहीं होगी तेरी शादी, तू बस टालती रहना। लेकिन अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे।
अगर मिलेंगे भी तो ऐसे कि किसी को पता ना चले। महिमा, बहुत ज़रूरी है सबको यकीन दिलाना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हमारे प्यार को जिंदा रखने का एक यही तरीका है। महिमा, संजय को किसने मारा? उस कमरे में तुम दोनों को किसने पकड़ा? बोलो महिमा, पिटारा खुल चुका है, छुपाओ मत। कौन था? तुम्हारे पापा, चाचा या फिर विकास? मैंने मार डाला लड़के को साले। मैंने गोली चलाई उस पर। शादी की 2 रातें पहले महिमा चुपके से घर से निकली और उससे जाके मिली। देखा नहीं गया मुझसे। मैंने उसे मार डाला, बेटी को घसीट के घर ले आया और शादी तुड़वा दी। महिमा बता रही थी वो कई बार रात को घर से चुपके से निकलती थी संजय से मिलने के लिए। तब आपने उसे नहीं पकड़ा, ठीक 5 मार्च की रात को पकड़ा। ऐसा क्यों? क्या फर्क पड़ता है सर? 5 की रात मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसे मार डाला। आप गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। कब जाती कब लौटती कुछ भी नहीं पता था मुझे। कितनी बार गई थी उसके कमरे पर? बहुत बार। उर्मिला दीदी जब सो जाती तो मैं चुपके से खिड़की से निकल लेती और फिर सुबह 4 बजे लौटती। 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था, इसलिए तुम उससे मिलने गई थी? मुझे नहीं पता उनका प्लान क्या था, पर महिमा को वापस घर लाने के बाद वो एकदम पागल सी हो गई थी। ऐसे में कैसे उसकी शादी कराता? पगली अगर मुंह खोल देती तो सब बर्बाद होते ना। तो आपने राइफल के साथ पीछा किया लड़के को मारने के इरादे से? बिल्कुल। कितनी गोलियां थी हाथ में? वो उतना तो याद नहीं है मुझे। संजय पे कितनी गोलियां चलाई? 3, 2 चुक गई और 1 लग गई। महिमा क्या कर रही थी? वो चीखी चिल्लाई नहीं? बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई, पर मैं उसे घसीट के घर लेके गया। आपने अकेले पीछा किया था या भाई बलराम और भतीजा विकास भी साथ में था? नहीं, मैं अकेला गया था। महिमा, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था? क्या इसलिए तुम मुझसे मिलने गई थी? महिमा की खामोशी किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी और महिमा के पिता के इकबाले जुर्म में भी झूठ छुपा हुआ था जो साफ नजर आ रहा था। सर, लगता है देवराम बलराम और विकास को बचाने की फिराक में। महिमा भी चुप रहकर कुछ छुपा रही है, बता ही नहीं रही है कि भागने का प्लान था कि क्या था। ऐसा कौन हो सकता है जो हमें यह बता पाए कि उस रात खेत वाले कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते संजय को गोली मार दी गई? आखिरकार सच सामने आ ही गया, पर यह सच वो तो नहीं था जो हमें बताया गया था। देख प्रदीप, इस वक्त मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर तू मालिक की वफादारी के चक्कर में पड़ा तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ कर रह जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू कानून की मदद कर, कातिल की नहीं। उस रात राइफल लेके घर से कौन निकला था? डर मत, बोल। साहब, उस रात घर से मैंने किसी को दुनाली ले जाते तो नहीं देखा, लेकिन अगली सुबह 4:30 बजे जब मैं सबके लिए चाय बना रहा था तो महिमा मैडम जी को देखा बाहर से लौटते वक्त। अकेली थी? अकेली थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, हाथ में विकास भैया की दुनाली थी। फिर साहब, बड़ी मालकिन यानी रचना भाभी हमारे पास आई। प्रदीप, चाय बाय सब बाद में, मैं तुम्हें आवाज दूंगी। जब तक आवाज नहीं देती कोई भी कमरे में नहीं आएगा, समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि महिमा मैडम जी की शादी टूट गई। महिमा, उस रात खेत वाले कमरे में
जब तुम और संजय एक साथ थे, जब संजय का कत्ल हुआ, उस वक्त वहां एक चश्मदीद भी मौजूद था। उसने हमें बताया कि संजय पर गोली तुमने चलाई थी, ना कि तुम्हारे पिता ने, जैसा कि वो अब तक कहते आए। गलती से हो गया था जी। अब आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे रचना जी। बोलो महिमा। भागने के लिए मान ही नहीं रहा था संजय। तो मार डाला? मैंने उसे नहीं मारा सर, वो पागल हुए जा रहा था। मैं तो बस उसे संभाल कर समझाने की कोशिश कर रही थी। कैसे, गोली मार के? वो पागल सा हो गया था मैडम। मेरी शादी की खबर सुनकर उसने पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी थी। मेरे पास और क्या चॉइस थी, तुम ही बोलो। अगर इस लड़की को भी मैं मना कर दी थी ना, तो 100% मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चल जाता। तुम किसी से शादी वादी नहीं करोगी, समझी? मैं शादी कर नहीं रही, मेरी शादी हो रही है। तो मैं तोड़वा दूंगा। मैं लड़के को और पुलिस को दोनों को बता दूंगा कि तुम अभी 18 की नहीं हुई हो, अभी बच्ची हो तुम। फिर तुम्हारी और लड़के की फैमिली दोनों की बैंड बजेगी। पागल हो गए हो क्या? पागल ना हो तो और क्या करूं? तुम प्यार नहीं करती क्या मुझसे? तुम जितना करते हो ना, उससे ज्यादा करती हूँ मैं। इसलिए कहा था कि भाग चलते, पर अब तुम्हें वो भी नहीं करना, तो बताओ क्या करूं मैं? महिमा, अगर हम शादी नहीं कर सकते, अगर जिंदगी साथ नहीं बिता सकते, तो जिंदगी को छोड़ देते, मरते हैं साथ में। क्या? हाँ, सुसाइड करते हैं और फिर हमेशा साथ रहेंगे। तुम कहना चाहती हो ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था? मैं भी जुनून में पागल हो गई थी सर, संजय की बातों में आ गई। पापा, मैं नहीं करूंगी ये शादी। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं जान दे दूंगी अपनी। तो आप सबको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, भाग गई होती तो बवाल जरूर होता, पर थोड़े दिनों में ही सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन इन दोनों ने जो सोचा, क्यों सोचा, क्या सोचा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? एक बार भी ये सवाल उसे पूछ नहीं पाएंगे हम। इतनी सस्ती थी जान उसके, एक बार भी हम दोनों के बारे में सोचा नहीं उसने। जो तीसरा बुलेट सेल हमें क्राइम सीन से नहीं मिला था, वो विकास की राइफल में था, जो उसने कहीं फेंक दिया था। हम उसे बरामद नहीं कर पाए। महिमा अभी नाबालिग है, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया।